नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564809690653066089752386455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। देखिए, जो हमारा यूपीपीएससी का ईपीएस का जो पेपर है, जो हम लोग जो सेक्शन वाइज टेस्ट करते आ रहे हैं, ये है आपके सामने टेस्ट नंबर 9। ठीक है, 8 टेस्ट हमारे हो चुके हैं और जो हमारी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की ऐप है उसमें भी आप पेड टेस्ट आप लोग देख सकते हैं, कर सकते हैं, जो कि अवेलेबल करा दिए गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी के। पहले क्वेश्चन का आंसर देंगे। क्या कह रहा है? निम्न में से असत्य कथन की पहचान करिए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1990 में किया गया था। इस तत्पश्चात 102 संविधान संशोधन था, इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। नियंत्रक व महालेखक परीक्षक का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष का होता है। भारत के जो महान्यायाधीश पद पर आसीन होते हैं कि योग्यता ये भी है कि उच्च न्यायालय में वकालत का 5 वर्षों का अनुभव होना चाहिए और भारत का जो महान्यायवादी संसद की कार्रवाई में भाग नहीं ले सकते। अटॉर्नी जनरल जो है भाग की जो पार्लियामेंट की जो आपकी प्रोसीडिंग होती है उसमें भाग नहीं ले सकते, ऐसा ये बोल रहा है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपके सारे इसमें क्या है? सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारों के संबंध में कौन सा है? जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप होते हैं उसके बारे में बताइए, कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। मूल रूप से संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं था। इसकी सिफारिश राज्य पुनर्गठन आयोग 1953-55 के द्वारा की गई थी। 1956 के 7वें संविधान संशोधन के अधिनियम के तहत भाग 17 के अनुच्छेद 350 ग में अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकार का प्रावधान किया गया है और 1966 में एक विशेष कार्यालय की स्थापना की गई थी। तो चौथा क्या है? इस आयुक्त का मुख्यालय कहाँ पे है? प्रयागराज में। बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, जो पहला वाला इसमें ऑप्शन है आपका, जिसमें पहला वाला ऑप्शन है वो आपका वो सही हो जाएगा। ठीक, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। कौन सा? ओनली 1, 3, 2 एंड 3। तो एक पहला वाला सही है आपका, दूसरा 1 और 4 है ना, ये गलत हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा आपका? तीसरा वाला, 1 और 4 वाला। 1 और 4 वाले क्या हो जाएंगे? बिल्कुल सही हो जाएंगे, क्योंकि जो ये जो दूसरा वाला जो पॉइंट कह रहा है कि 1956 के जो 7वें संविधान संशोधन के 350 ग नहीं होगा, 350 ब होगा, याद रखिएगा। कौन सा? 350 50 वाला। ठीक, और उसके बाद जो इसमें पॉइंट दे रखा है कि 19 स्पेशल ऑफिस जो क्रिएट हुआ था 1966 में नहीं हुआ था, ये बात याद रखिएगा। कब हुआ था आपका? 1957 में इसका ऑफिस क्रिएट हुआ था। 1957 में, 1957। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि निम्न में से किस अनुच्छेद में राज्यपाल की विधायी शक्तियों का उल्लेख है? लेजिस्लेटिव जो पावर होती है गवर्नर की, किस में मेंशन है? बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा? तो 3 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? 154 नहीं हो सकता, 157। इनमें से कोई भी आर्टिकल ऐसा नहीं है जिसमें लेजिस्लेटिव पावर जो गवर्नर आपकी हो रखी हो। किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण का उल्लेख है? जो प्रेसिडेंट होता है, स्पेशल एड्रेस करता है ना। देखिए, 2 क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं कि जो दोनों हाउस की मीटिंग होती है, जो बोथ हाउस की जो आपकी मीटिंग होती है, बुलाता कौन है और उसका हेड कौन करता है? प्रेसिडेंट बुलाता है, स्पीकर हेड करता है, या स्पीकर बुलाता है, प्रेसिडेंट हेड करता है? तो उसको थोड़ा क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा? कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 87। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। अनुच्छेद 243 ई में क्या है, किसके बारे में है? उसके बाद आपका आई में किसके बारे में है, टी में किसके बारे में है और आपका ओ में किसके बारे में? बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए 5 का आंसर क्या होगा? देखो, जो 243 आपका ई है, ये इसकी किसके बारे में दे रखा है? आपका ड्यूरेशन ऑफ पंचायत के बारे में। ठीक, उसके बाद आई में क्या दे रखा है? राज्य वित्त आयोग, स्टेट फाइनेंस कमीशन के बारे में दे रखा है। ठीक है, उसके बाद आपका 243 टी में क्या दे रखा है? आपके पंचायत का निर्वाचन, मतलब इलेक्शन जो होंगे ना पंचायत के, वो कैसे होंगे। और ओ वाला जो है आपका निर्वाचन मामले में न्यायपालिक हस्तक्षेप नहीं करेगा, याद रखिएगा। तो इलेक्शन जो मैटर कोर्ट जो है इंटरफेयर नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
मूल संविधान में मतदान की आयु पहले आपको पता ही कि 21 वर्ष थी, उसके बाद कितनी वर्ष कर दी गई, 18 वर्ष कर दी गई। तो कौन से संविधान संशोधन में यह किया गया था बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए। देखिए याद रखिएगा 61 जो संविधान संशोधन है, कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें लगता है कि जो वोटिंग की जो एज है डिक्रीज करी गई थी कौन से संविधान संशोधन से, 61 वाले तो 61 वाले याद रखिए, 61 69 ये थोड़े कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो याद रखिएगा 61 संविधान संशोधन जो है इसमें एडल्ट की आपकी एज है, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा आपका 1990 वाला, ठीक। 61 जो संविधान संशोधन वाला, बस इसमें देखिए जो यहाँ पे लिखा है ना 61 संशोधन 1990, हाँ तो इसकी जो इसका आपका जो वो था अमेंडमेंट था कौन सा था, 61 अमेंडमेंट था, 61 अमेंडमेंट एक्ट, 61st अमेंडमेंट एक्ट, 61st अमेंडमेंट एक्ट कौन सा वाला हो जाएगा। देखिए मैं फिर से कह रहा हूँ यहाँ पे जो अगर आपको भी देखोगे ना 69th वाला अमेंडमेंट एक्ट, इसको एनसीआर वाले का याद रखिएगा, थोड़े से कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, 61 वाला कौन सा है और 69 वाला कौन सा है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। 61st अमेंडमेंट एक्ट याद रखिएगा 1988 में जो आया था, याद रखना, ठीक है 1980। देखो ईयर भी आपको याद रखना है कि 1990 बोल रहा है, 1989 बोल रहा है या 1985 बोल रहा है, तो कौन सा संविधान संशोधन था, 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1988 के तहत। इसमें क्या आएगा आंसर, उपरोक्त में से कोई भी नहीं आंसर इसका आंसर हो जाएगा, छठे का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ईयर याद रखिएगा 1989 नहीं होगा। प्रस्तुत जो पुस्तक है आपके मुख्यमंत्री की डायरी नंबर 1 किसकी है, पुस्तक मुख्यमंत्री डायरी नंबर 1 किसके द्वारा लिखी गई है बताएंगे, हेमंत बिस्वा याद रखना शर्मा के, ठीक है, असम के आपको पता ही है चीफ मिनिस्टर। पुस्तक द क्लाइमेट बुक किसकी रचना है, अगर आपसे पूछा जाता है कि क्लाइमेट बुक किसकी रचना है, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या करेंगे बताइए। आपको पता ही है कि मैन बुकर प्राइज भी इनको मिल चुका है, ग्रेटा थुनबर्ग याद रखिएगा। सूची दे रखी है, इसमें लेखक है, इधर आपके रचना है, जैसे आर के नारायण है उनकी कौन सी रचना है, अमिता प्रीतम की कौन सी है, नायडू जी की कौन सी है। देखिए एक बात याद रखिएगा, जो हम लोग नेशनल वुमेन्स डे बनाते हैं, देखिए अंतरराष्ट्रीय नहीं राष्ट्रीय वाला, राष्ट्रीय जो महिला दिवस हम लोग बनाते हैं, राष्ट्रीय महिला जो दिवस मनाते हैं कब, 13 फरवरी को, इन्हीं का जन्मदिन होता है, याद रखिए किसका, सरोजनी नायडू जी का। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या आंसर हो जाएगा आपका डी। कैसे, आर के नारायण की आपको पता ही है द डार्क रूम, अमृता प्रीतम की आपको पता है 49 डेज, नायडू जी की आपकी ब्रोकन विंग्स, और शिवानंद की कौन सी है, डिवाइन लाइफ फॉर चिल्ड्रन, डिवाइन लाइफ फॉर चिल्ड्रन किसकी, शिवानंद की। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, पुस्तक वैरण्य शतक किसकी कृति है, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताएंगे, वैरण्य शतक किसकी कृति है, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा क्या इसका, प्रतिहारी की। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर खारून नदी के तट पर स्थित है, खारून नदी शिवनाथ नदी की सहायक नदी है। खारून नदी का उद्गम दुर्ग जिले के पेटचुआ की पहाड़ियों से होता है। महानदी का उद्गम धमतरी जिले के श्रृंगी पहाड़ों से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इनमें से कौन सा कथन गलत है, फॉल्स स्टेटमेंट पूछा है, असत्य, तो ये तीनों कथन क्या है, बिल्कुल आपके सही है। तो उपरोक्त में से कोई भी कथन ऐसा नहीं है कि जो कि क्या हो, गलत हो। निम्न में से सत्य विकल्प का पहचान करिए। भुवनेश्वर में लिंगराजा मंदिर स्थित है, यह ब्राह्मणी नदी के डेल्टा पर स्थित है। भुवनेश्वर में जनजातीय अनुसंधान स्तनदान स्थित है, और जो आपका ऐजवाल है मीजो पहाड़ियों पर स्थित है, यह लुसाई संस्कृति हेतु जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 भुवनेश्वर में जनजातीय संधान है, बिल्कुल बात सही है, और जो ऐजावाल है ये मीजो हिल पे है, बिल्कुल बात सही है। तो आपका दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा। लिंगराजा का जो टेम्पल है, ये बात याद रखिएगा, ये कौन सी जो कह रहा है कि ब्राह्मणी नदी पे है, तो ब्राह्मणी नहीं होगा, यहाँ पे कौन सी नदी आएगा आपको, महानदी। कौन सी नदी है याद रखिएगा, महानदी नदी पे है, ये बात याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। कौन सा कथन इनमें से असत्य है, असत्य पूछ रहा है। जैसलमेर पश्चिमी राजस्थान का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक शहर है जो राष्ट्रीय राजमार्ग 15 पर है। जैसलमेर को गोल्डन सिटी के नाम से जानते हैं, बिल्कुल बात सही है। डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ पे है आपका, नेशनल पार्क कहाँ पे है, जैसलमेर में। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कथन असत्य, असत्य इनमें से कोई भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। यह प्रतियोगिता कहाँ आयोजित हुई थी, आपको बताइए कि देखिए ओलंपिक में गोल्ड लिया, उसके बाद ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप कहाँ पे हुई थी ये प्रतियोगिता बताइए।
तो याद रखिएगा कहाँ पे, जहाँ बुडापेस्ट कर रहा है, कहाँ पे, बुडापेस्ट। निम्न में से सत्य विकल्प की पहचान करेंगे। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर अस्मिता महिला लीग कर दिया गया है, केंद्रीय युवा एवं खेल मंत्रालय द्वारा। अस्मिता क्या है, अचीविंग स्पोर्ट माइलस्टोन बाय इंस्पायरिंग वुमेन थ्रू एक्शन। बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या होगा। देखिए 15 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, दोनों बातें बिल्कुल क्या है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं, फुल फॉर्म देखिए RDBMS की रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और रिस्क की क्या है, रीड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या हो जाएगा। तो जो RDBMS है बिल्कुल इसकी फुल फॉर्म सही है, लेकिन रिस्क की फुल फॉर्म क्या होती है, रिड्यूस्ड आएगा, बस इतना याद रखिएगा, रीड की जगह रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 16 की 17 का क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या होगा। देखिए EEPROM इरेजेबल इलेक्ट्रॉनिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। थोड़ा दिमाग लड़ाइए, 90% बच्चा सोचेगा कि ये सही है ना, बिल्कुल सही है। हाँ, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, SNMP क्या होगा, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, बी। याद रखिएगा ये इरेजेबल इलेक्ट्रॉनिक नहीं होता, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल, उल्टा लिखा है, उल्टा लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल होगा प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, कह रहा है कि जो ईगा स्वितिक है ये कौन से आपका मतलब संबंध किससे है, ये आपकी प्राइम मिनिस्टर हैं या इन्फोसिस की ब्रांड एम्बेसडर है। उसके बाद एमरसन मंगवा ये कहाँ की है, थर्मन और शंभुगर्थनम कहाँ की है, श्रेया थाविसिम कहाँ की है। बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या होगा। इनके एरिया बताने हैं कौन से संबंधित है किस एरिया से। जैसे देखिए आपका ईगो स्वितिक है, आपको पता ही इन्फोसिस की आपकी क्या हो जाएंगी, ब्रांड एम्बेसडर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 का, ठीक है ना। उसके बाद आपका जो आपकी इमरसन मंगवा है, इमरसन मंगवा आपकी कौन है, आपकी ये प्रेसिडेंट ऑफ जिम्बाब्वे हो जाएगा। ठीक, और थर्मन शंगुमुन ये कौन है, आपकी सिंगापुर की कौन है, प्रेसिडेंट है सतनामन। ठीक, और श्रेया थ्रवसिम कौन है, आपकी थाईलैंड की प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर है। कौन, श्रेया थ्रवसिम किसकी है, थाईलैंड की है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या हो जाएगा फिर, 3 4 1 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेजन इंडिया ने दिव्यांगों को रोजगार के लिए अनुकूल बनाने के लिए कितने राज्यों के संग सितंबर 2023 में समझौता किया है। क्वेश्चन नंबर 19 बताइए, कितने राज्यों के संग समझौता किया है जो डिसेबल पीपल है उनके लिए। तो कितने राज्य हैं उसमें, आपके 5 राज्य हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का बताएंगे आंसर। सितंबर 2023 में अपनी सामूहिक सुरक्षा को मजबूत करने और सशक्त विद्रोह और बाहरी आक्रमण के संभावित खतरे से निपटने के लिए लिप्टो क्या है आपका, लिप्टो गेरमा चार्टर अलायंस ऑफ साहोल स्टेट समझौता किया है। इस समझौते पर निम्न में से कौन सा देश शामिल है। कौन सा है ये, लिप्टाको किसका है, ये चार्टर अलायंस है किसका, साहिल स्टेटस का। बताइए कौन सा देश इसमें से शामिल है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका, नाइजीर है और बुर्किनो फासो है। क्वेश्चन नंबर 21, जो 65वें आपके रमन मैग्सेसे अवार्ड हुए हैं किसको दिया गया है, डॉक्टर रवि कन्नन सहित 4 लोगों को दिया गया है। एशिया का नोबेल प्राइज कहे जाने वाले इस पुरस्कार की शुरुआत 1957 में हुई थी। ये बात याद रखिएगा, जो रमन मैग्सेसे अवार्ड था ये फिलीपींस के कौन से प्रेसिडेंट को दिया गया था, कमेंट करके जरूर बताइएगा। डॉक्टर रवि कैंसरविद है और यह पुरस्कार पाने वाले असम के पहले व्यक्ति हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कौन सा असत्य है, कोई भी नहीं, तीनों क्या है, बातें सही है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं, सत्य विकल्प की पहचान करिए। दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा एयरबेस LAC से मात्र 50 किलोमीटर दूरी पर भारत द्वारा बनाया गया है। यह पश्चिमी लद्दाख से स्थित है। इसका नाम न्योमा एयरबेस है और BRO जो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल होगा इसके कंस्ट्रक्शन के लिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, केवल थर्ड, क्योंकि ये आपका याद रखिएगा जो 22 है ये कहाँ का है, पश्चिमी, ये वेस्टर्न में नहीं है, ये आपका कहाँ पे है, ईस्टर्न लद्दाख में है। याद रखिएगा कहाँ पे, ईस्टर्न लद्दाख में है। और ये आपका क्या है, वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट नहीं है, वर्ल्ड हाईएस्ट है। कौन सा, दूसरा नहीं है, सबसे ऊंचा एयरबेस जो है आपका वो भारत द्वारा बनाया गया है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, खाली 3 ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। इसरो और जापान की स्पेस एजेंसी है जाक्सा, उसने एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसका नाम क्या है, लुपेक्स। लुपेक्स मतलब क्या है, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन, जो संबंधित है किसके, एक्सप्लोरेशन ऑफ मून के। मून में इन द मिशन में इसरो जो है प्रोवाइड करेगा लैंडर और जो जाक्सा है लॉन्च व्हीकल एंड रोवर। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या हो जाएगा।
इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? बताइए, तीनों स्टेटमेंट आपके क्या है? बिल्कुल सही है, तो उपरोक्त में से कोई भी नहीं, सब बिल्कुल क्या है? स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। मध्य प्रदेश सरकार और यूएनएफपीए ने मिलकर संयुक्त रूप से जस्ट आस्क खुल के पूछो चैटबॉट को लॉन्च किया। यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित है। पुरुष सहायक को ध्रुव और महिला सहायक को दृष्टि नाम दिया गया है। यह यौन स्वास्थ्य और प्रजनन तंत्र की समस्या की उचित जानकारी प्रदान करने के लिए बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या होगा? बताइए। बिल्कुल बात सही है, ये सारी की सारी बातें बिल्कुल सही है, मध्य प्रदेश द्वारा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित प्रकाश संवहक सिद्धांत जी के खोखले ने शुरू किया था। केटी टेलिंग ने बंबई में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा शुरू करने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब बदरुद्दीन तैयब, जिसको कहा जाता है बद्र, जो पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, 1875 में इंडियन लीग की स्थापना की थी। बताइए। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या होगा? तो पहला वाला बिल्कुल सही है, दूसरा वाला बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। लेकिन जो ये इंडियन लीग है इसकी स्थापना किसने की थी? शिशिर कुमार घोष ने। शिशिर कुमार घोष ने स्थापना की थी, ये बात याद रखिएगा। शिशिर कुमार घोष ने इसकी स्थापना की थी। तो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर नंबर डी। कांग्रेस का उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी इसमें कांग्रेस का संविधान का निर्माण हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया। बताइए। क्वेश्चन नंबर 26, तो कब हुआ था, किसने किया था निर्माण उसमें? रास बिहारी बोस जी ने, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 क्या होगा? मित्र मेला की स्थापना 1899 में पुणे के अंदर किसके द्वारा की गई थी, जो बाद में 1904 में अभिनव भारत के रूप? मित्र मेला आपको पता होगा, जो बहुत बार पूछा भी गया है, सर वनडे एग्जाम में तो बहुत बार आता रहता है ये। क्वेश्चन नंबर 27 याद रखिएगा, क्या है इसका? सरवरकर ब्रदर, जो आगे जाके क्या बनता है? अभिनव भरत, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 1915 ईस्वी में काबुल अफगानिस्तान में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किसके द्वारा भारतीय अस्थायी सरकार का गठन किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय अस्थायी सरकार किसके द्वारा गठन किया था? क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बताएंगे क्या है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? दोनों, राजा महेंद्र प्रताप और बरतुल्ला, याद रखिएगा। उसके बाद सूची 1 है या संबंधित अभिलेख है, जैसे होता है ना विजयवाला से कौन सा संबंधित है, अशोका से स्तंभ कितने हैं, वैसी संबंधित ये क्वेश्चन आपके सामने है। बताइए। राजेंद्र प्रथम से संबंधित कौन सा है आपका? उसके बाद राजा थर्ड से कौन सा है? तो 29 का क्या आंसर हो जाएगा आपका? देखिए, विजयवाला से कौन सा है? तिरुवनंतपुरम है। राजेंद्र प्रथम से आपको कौन सा है? कन्नडीपत्रा है। और राजा 3 से कौन सा है? त्रिवेंद्रपुरम है, त्रिवेंद्रपुरम है। तो याद रखिएगा। तो क्या आंसर हो जाएगा? 1 2 3। तो 29 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी। बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है कि सत्य विकल्प की पहचान करिए। गुप्तकालीन राजस्व व्यवस्था में भूमिकर संग्रह के लिए महाक्ष पटलिक नामक पदाधिकारी थे। गुप्तकालीन पूर्वी भारत में समुद्री व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र ताम्रलिप्ति बंदरगाह था। गुप्त काल में श्रम के लिए प्रयुक्त शब्द विशिष्ट था। गुप्त काल का सबसे बड़ा अधिकारी कुमारत्म था, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या होगा? बताइए। तो इसमें जो आपका देखें, अगर आप देखेंगे इसमें दूसरा सेंटेंस बिल्कुल सही है और चौथा सेंटेंस बिल्कुल सही है। देखिए, तो जो एक बात याद रखिएगा, जो गुप्तकालीन राजस्व व्यवस्था में भूमिकर संग्रह के लिए जो पाटलिक नाम अधिकारी इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 30 में, तो इसमें क्या है? ध्रुवीकरण था, याद रखिएगा। क्या था आपका? ध्रुवीकरण का। और इस शब्द का विशिष्ट गुप्तकालीन में श्रम के लिए प्रशिष्ट विशिष्ट किया गया है, तो ये गलत हो जाएगा आपका। और जो नाम था पदाधिकारी ना सोच के क्या था? ध्रुवीकरण था, याद रखिएगा। क्या है आपका? ध्रुवीकरण, ध्रुवीकरण नाम था, ध्रुवीकरण। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित ताप मापियों में से किसे पायोमीटर कहा जाता है? पायोमीटर मतलब जो ज्यादा टेम्परेचर नापने के लिए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर बताएंगे क्या होगा? क्या होगा इसका आंसर? विकिरण, रेडिएशन थर्मोमीटर में पायोमीटर का यूज होता है। ऊष्म की इकाई लिखित मतलब कह रहा है नॉट अ यूनिट ऑफ हीट। हीट की कौन सी यूनिट? ऊष्म मतलब हीट की यूनिट कौन सी नहीं है? सेंटीग्रेड में नापते हैं क्या हम लोग? सेंटीग्रेड में टेम्परेचर को नापते हैं, हीट को नहीं नापते। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सेंटीग्रेड। निम्न में से किस प्रकार के इंजनों में कार्बोरेटर इसका प्रयोग किया जाता है? डीजल में आपका कौन से इंजन में किया जाता है? बताइए। भाप वाले में, स्टीम वाले में, पेट्रोल वाले में, या दोनों में? बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा आपका पेट्रोल इंजन। ताप के निम्न में से किस पैमाने पर ऋणात्मक मान नहीं होता है?
सेल्सियस, र्यूमर, केल्विन और फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर क्या होगा बताइए। देखिए बिल्कुल, तो याद रखिएगा जो नेगेटिव वैल्यू जिसमें नहीं होती है, क्या आंसर उसका? हाँ, सेल्सियस नहीं है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? केल्विन। केल्विन में नेगेटिव वैल्यू नहीं होती है, बाकी सब में नेगेटिव वैल्यू होती है। क्रोमेटोग्राफी की तकनीकी का प्रयोग क्यों होता है, मतलब किस लिए प्रयोग होता है क्रोमेटोग्राफी का, बताइए। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर क्या हो जाएगा? टू आइडेंटिफाई द कलर सब्सटेंस नहीं होगा, याद रखिएगा। तो क्या होगा इसका आंसर? टू सेपरेट द, एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने के लिए, जो मिक्सचर होता है उसको सेपरेट करने के लिए। धुआं आवश्यक रूप से वायुमंडल से निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है, बताइए। जो धुआं होता है, स्मोक जो होती है एटमॉस्फेयर में, वो किस किस के कारण होती है? ऑप्शन नंबर बताइए कौन सा होगा? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के कारण, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और सल्फर, बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड के द्वारा। एक्वेरिजिया जो कि एक आपका मिक्सचर होता है किसका? स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वेरिजिया जो होता है आपका, वो किस चीज का मिक्सचर होता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर क्या हो जाएगा? किस किस का होता है मिक्सचर आपका? HNO3 का प्लस HCl का। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, 38 का आंसर क्या होगा? देखिए सूची 1 है, देखिए इसमें क्या वनस्पति से संबंधित रोग है और त्वचा की कमी है। वनस्पति से संबंधित रोग और त्वचा की कमी, तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा? मटर में माश रोग किसके द्वारा होता है? देखिए मटर में जो माश रोग होता है ना, इसको हम कहते हैं त्वचा किसकी? मैंगनीज की कमी से होता है, अगर हम बात करेंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपका जो धान में खैरा रोग होता है आपका, वो किसकी वजह से होता है? वो जस्ता की वजह से होता है, याद रखिएगा, ठीक। उसके बाद अगर नींबू में जो लिटिफ फ्री होता है, जो लीफ डिजीज होता है नींबू में, वो किसके द्वारा होता है? कॉपर की कमी से होता है। बाद में क्या बचा? चुकंदर में जो हार्ट रोग होता है किसकी वजह से होता है आपको? बोरोन की वजह से। तो 4 2 तो 38 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा, 4213, ठीक है। कह रहा है कि मक्खी का निम्नलिखित में से वैज्ञानिक नाम कौन सा है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर बताएंगे, मक्खी का निम्नलिखित में से वैज्ञानिक नाम कौन सा है, बताइए। तो फेलिस डोमेस्टिकाटा, काओ कैनिस रंगाटेरे का किसका होता है? फ्रॉग का होता है। तो क्या हो जाएगा आपका? मक्खी का, मक्खी मुस्का, मक्खी म से मक्खी, म से मुस्का, म से मक्खी, म से मुस्का। श्वेत रक्त कड़ी जो कणिकाएं मुख्य कितने प्रकार के होते हैं? जितने व्हाइट ब्लड सेल की पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर बताइए। कितने टाइप के व्हाइट ब्लड सेल हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, बताइए। तो कितने टाइप के होते हैं व्हाइट ब्लड सेल? याद रखिएगा आपके 2 टाइप के। घुरी पर सर्वाधिक तीव्र परिभ्रमण गति वाला ग्रह कौन सा है? कौन सा ऐसा प्लेनेट है जो रोटेशन स्पीड अपनी एक्सिस, देखिए अगर ये क्या है, अगर मान लीजिए ये चीज ऐसे ऐसे घूम रही है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जैसे मान लीजिए ये बीच में सन है, ठीक है, ये प्लेनेट है, तो ये क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है, रोटेशन, इसको हम कहते हैं रिवॉल्व कर रहा है ये चारों तरफ। और रोटेशन मतलब ये खुद ही अपनी एक्सिस पे घूम रहा है, यूं 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 अपनी एक्सिस पे भी घूम रहा है, इसको कहते हैं रोटेशन। तो रोटेशन और रिवोल्यूशन में थोड़ा फर्क है, याद रखिएगा। 41 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? सर्वाधिक तीव्र भ्रमित गति वाला कौन सा आपको होता है? कौन सा है आपका? बृहस्पति मतलब जुपिटर। 42 क्या है आपका? दूधमा वाटरफॉल जलप्रपात निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? दूधमा वाटरफॉल, बताइए। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर क्या हो जाएगा? तो दूधमा अगर जलप्रपात पूछेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? उड़ीसा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर बताएंगे। शीत कटिबंधीय तुंद्रा वनस्पतियों जैसे लाइकेन, काइन आदि क्या कहलाती है? जो आपकी शीत कटिबंधीय तुंद्रा वनस्पतियां होती हैं, इनमें से क्या कहलाया जाता है? 43 का आंसर बताएंगे। क्रायोफाइट कहते हैं, लिथोफाइट का होता है ना, जैसे कि रॉक पे जो मिलती है उसको क्या कहते हैं? वाटर पे जो मिलती है आपकी लाइकेन, उसको क्या कहते हैं? इसका क्या आंसर हो जाएगा? क्रायोफाइट। क्वेश्चन नंबर 44, विच रीजन सी डज सीडब्ल्यूजी इंडिकेट इन कोपन? भारतीय जलवायु के कोपन वर्गीकरण में CWG, जैसे आपको मैं उत्तर प्रदेश वाला सवाल करवाया था वो वाला, इसमें क्या है? भारत में CWG कौन से रीजन में बोला जाता है? क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर क्या होगा, बताइए। 44 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी, याद रखिएगा, ट्रॉपिकल मानसून। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है इनमें से कौन सा विकल्प असत्य है, कौन सा गलत है? देखिए सौर ऊर्जा पार्क स्थान जो 45 क्वेश्चन नंबर कह रहा है, बताइए 45 में कौन सा गलत है? एनपी कुंटा आंध्र प्रदेश में, बिल्कुल बात सही है। भादला सोलर प्लांट, नहीं नहीं, ये भादला वाला गलत है। हर्षद
सोलापुरा गुजरात में है बिल्कुल, वनकल कहाँ पे है आपका, ये मिजोरम में है। तो ये सही है, ये सही, ये गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये भादला वाला आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 बताएंगे क्या, कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल, क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस फिगर में नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने हैं, बताइए। 1 मिनट आप काउंट कर लीजिए फटाफट स्क्रीन पे देख के। देखिए आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पे, है ना, 1 2 3, आप भी काउंट कर लीजिए, 5 6 7 9 10, उसके बाद ये 11 12 14 15 16 17, बताइए कितने स्क्रीन में, देखिए। अच्छा हाँ, एक बार याद रखिएगा, जो भादला वाला है अगर आपसे पूछा जाता है तो ये बताना बोले कहाँ पे है, राजस्थान में, ठीक है ना, राजस्थान में, याद रखिएगा। अच्छा तो कितने हो जाएंगे इसमें ट्राइंगल, इसमें ट्राइंगल आपके टोटल हो जाएंगे 18। चलिए लुप्त ज्ञान कीजिए, बताइए मिसिंग नंबर बताइए। क्वेश्चन नंबर 47, देखिए सिंपल सा है। देखिए अगर आपको कभी भी मिसिंग नंबर वाली तो आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, डिवाइड करके देख सकते हो, या उसमें आप ये देख सकते हो कि कोई मतलब उसकी टेबल में आ रहा है क्या। जैसे अगर आप देखोगे 17 चौके क्या होता है, 68 होता है, ठीक। 13 9 इंटू कितना होता है, 117 है। तो 14 8 कितना हो जाएगा, 8 चक्के 8 4 जा 32, 3 हासिल 2, 2 कहाँ पे आ रहा है, एक ही मारा है, सी खत्म, 111 112 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये मल्टीपल आ रहा है तीनों का, अगर आप ढंग से देखोगे तो मल्टीप्लाई कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, अगर A:B का रेशियो दे रखा है 3:7 और B:2 रेशियो दे रखा है 7:9, तो पूछ रहा है A:C का रेशियो। देखो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो वैसे भी कर सकते हो कि आप यहाँ 9 रख लो, यहाँ 3 रख लो, ठीक है, या वैसे भी कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा इसको आप डबल फॉर्मेट में करोगे, इससे बढ़िया क्या है, आप जैसे 3:7 दे रखा है, यहाँ पे आपको दे रखा है 7:9, ठीक है। आप क्या करो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 7 जा क्या हो जाएगा 21, 7 7 जा कितना हो जाएगा 49, 7 9 जा कितना हो जाएगा 63। सिंपल है, आपको डबल डबल करना ही जरूरत ही नहीं है। 21 49 63 आ गया। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, A:C का 21 और 63 कितना हो जाएगा, 7 3 या 21, 7 9 या 63, तो 1:3 आंसर आ जाएगा, खत्म। 1:3 ऑप्शन में है, क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 4 ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी विकर्ण मतलब स्क्वायर का दे रखा है, विकर्ण दे रखा है मतलब आपका क्या, डायगोनल दे रखा है, इसकी वैल्यू a√2, ये होता है a√2, इसकी वैल्यू कितनी है 10, ए की वैल्यू कितनी होगी 10√2। अब एरिया क्या होता है आपका स्क्वायर का, आपको पता ही है A² होता है, तो 10/√2 का अगर आप स्क्वायर करोगे 10/√2 इंटू 10/√2 तो कितना आ जाएगा आपका 10 10 100/2, डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 50 मीटर स्क्वायर। बस तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 50 मीटर स्क्वायर। बताइए क्वेश्चन नंबर 50, देखिए देखिए ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, छोटा सा, आपको बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम लोग क्या कहते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और सेक स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा को क्या कहते हैं 1/कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। उल्टी में भी कर सकते हो आप, ये बताओ, इसको सेक स्क्वायर को आप 1 माइनस कॉस भी लिख सकते हो, आप 1/कॉस लिख सकते हो, इसको और भी फॉर्म में लिख सकते हो, कोई भी जो आपकी मर्जी हो। कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा से काट दोगे तो कितना आएगा आंसर, सिंपल सा आंसर हो जाएगा, क्या आएगा, ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। चलिए ठीक है, तो ये था हमारा आपका टेस्ट नंबर 9। चलिए ठीक है, ये आपके 50 क्वेश्चन थे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।